अपना हांगकांग नेटवर्क के प्रोग्राम वीकली टॉक के साथ मैं हूँ सदफ अजीज मोहम्मदी। 12 दिसंबर 2021 इस वक्त हांगकांग में बजे हैं रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब और खुशामदीद। इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। सबसे जो है ज़रूरी यानी कि अपनी हमारी कम्युनिटी के लिए, खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, NCOC ने 5 दिसंबर 2021 को नई हिदायत जारी की हैं। NCOC यानी कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर पाकिस्तान के उन्होंने हांगकांग को अपनी बैन लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो हांगकांग में हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उनकी हिदायत ये हैं कि जो 6 साल से जायद उम्र के जितने भी बंदे हैं उन सबको 48 घंटे अंदर की मुद्दत के अंदर जो है लिया गया PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट बोर्ड करने से पहले रखनी होगी। यानी कि वो चेक करेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहाँ एक्चुअली जैसे हांगकांग में है सिस्टम के सबको चेक कर सबका टेस्ट लेते हैं लैंड होने के बाद। वहाँ जो है वो सिलेक्ट करते हैं यानी कि रैंडम चेक करते हैं। तो अगर जो है अगर आपकी फ्लाइट है यानी कि अगर सफर कर रहे हैं और आपकी फ्लाइट को अगर रैंडमली चेक किया जाता है तो जो इसका टेस्ट मनफी निकलता है उनको तो जाने दिया जाएगा, और जिनको जो है टेस्ट जो है मस्बत निकलता है उनको 10 दिन के लिए कम से कम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। तो क्वारंटीन के 2 हैं उसके जो है पार्ट है, उसको ऑप्शंस आपके पास होती हैं कि या तो आप प्राइवेट या फिर जो है यानी कि खुद से पैसे देके या फिर ना गवर्नमेंट के। तो जब आप पाकिस्तान में क्वारंटीन करेंगे तो उसके 8वें दिन आपका दोबारा से टेस्ट दिया जाएगा, और अगर उस वक्त जो है आपका जो है टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो आपको घर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव होता है तो या तो आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा या फिर आपको मजीद क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप सफर करें तो आपसे जो है ना यही मशवरा है कि बहुत एहतियात करें, ठीक है। तो अगला ये है कि अभी हांगकांग में ये है ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो जिन ममालिक का ओमिक्रॉन के जो है ना मस्बत निकले हैं, अभी जो है हाल में ही जो है ना अमेरिका के काफ़ी केस निकले हैं। फिलहाल तो 5 ही हैं मगर ज़्यादातर जो है अमेरिका से हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका से आने वाले हैं मुसाफिर उनके लिए जो 21 दिन का ही है क्वारंटीन, लेकिन जो उनका पहला हफ्ता है वो पैनी बे होगा और बाकी जो दिन है उन्हें होटल में गुजारने होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अभी कि डॉक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर यासिर लुकमान। मैं देखती हूँ कि वो आए हैं कि नहीं। क्योंकि ज़रा मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल डॉक्टर लुकमान जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं और तकरीबन ठहरे उनका प्रोफाइल, हाँ जी। तो डॉक्टर यासिर लुकमान के बारे में ये है कि डॉक्टर यासिर लुकमान जो हैं पाकिस्तान की पैदाइश हैं, उनकी तालीम पाकिस्तान से है। आपने डॉक्टरेट इन फार्मेसी किया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पाकिस्तान से। फिर आप जो है हांगकांग में आए। हांगकांग में यहाँ पर आप माशाल्लाह से पहले हैं साउथ एशियन, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि साउथ एशियन जिन्होंने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का एग्जाम पास किया है। अभी आप बतौर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। आपसे माशाल्लाह से ना सिर्फ एक जॉब बतौर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, आप कई रफ़ाई इदारों और तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं जहां आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। एक मिनट ठहरे।
तो इसलिए अगर आप इसे किसी को भी यासर लुकमान, डॉक्टर यासर लुकमान से कोई सवाल पूछना हो तो आप टाइप कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अभी मुझे जो मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, जफर भट्ट साहब, शिन शैन, समीर अहमद, साजिद महमूद, सनी एच के, साजिद भट्टी साहब, आई एम संडे स्कूल कॉलीवल, आप सबको खुशामदीद। लगता है डॉक्टर यासर को ज़रा मुश्किल पेश आ रही है लॉग इन होते हुए। जी नवीद इकबाल साहब और साइम सज्जाद, डॉक्टर यासर अगर आप हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। ये मुझे आप अगर जाके वो ऑनलाइन है लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जी इनोसेंट जी नहीं, अभी तो नहीं है, मुश्किल ही है। पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है कि कम से कम 1 साल तक तो मुमकिन नहीं है कि ये जो है ना क्वारंटीन के दिन जो है ना कम हो, किसी के लिए भी नहीं। ये जो ग्रुप ए पे जो हमारा जो है हाई रिस्क वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, 21 दिन ही रहेगा। शायद अगले साल के एंड में शायद कुछ हो। और वैसे भी अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जो नई जो है या जो उसकी नई शक्ल जो वायरस की आई है, तो वो और ही मसला है उसका जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है वो आसानी नहीं होगी। खास तौर पे जैसा कि अगर आपने हमारी खबरें देखी हैं तो आपने देखा होगा कि अभी जो है तुर्किश एयरलाइन के जरिए जो है पिछले हफ्ते जो केसेस हुए हैं उसमें जो है ना काफी सारे पाकिस्तानी केस थे। शिनशैन बैन क्वारंटीन खत्म नहीं होगी, बढ़ सकती है मगर खत्म नहीं होगी। सनी एच के अगर आपके बेटे के पास जो है उनके पास यहाँ का यानी कि ट्रैवल का वीजा है तो वो आ सकते हैं। उसके लिए अगर उनका वीजा नया भी है तो वो आ सकते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद मैट मोमन, शहजाद खान, हुसैन शौकत साहब, फैसल चौधरी जी, डॉक्टर माशाल्लाह से अभी हमारे साथ शामिल हो गए हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद डॉक्टर यासर, ये आवाज है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। थोड़ा आपको जरा मुश्किल पेश आई हमारे लॉगिंग करने में।
एक्चुअली मैं तो काफी देर से ऑनलाइन था, पता नहीं कोई इश्यू आ गया होगा। हाँ, क्योंकि मैं आपको चेक कर रही थी लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा था, तो इसलिए नहीं, खैर कोई बात मैं नहीं, आगे कुछ लैपटॉप मत। से था तो अभी मैं अपने मोबाइल फोन पे आया हूँ, तो शायद इस वजह से हो रहा है। लैपटॉप से हाँ नहीं जी, हो शायद रहा हो होगा। सकता है कि जी जी। वो तो इश्यू हो सकता है। मैं दोबारा से बात करवाती हूँ। ये डॉक्टर यासिर लुकमान साहब हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तान से इनकी तालीम है। और ये हमारे बहुत ही काबिल पाकिस्तानी हैं। इन्होंने ये पहले हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि साउथ एशियन जिन्होंने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का एग्जाम पास किया है। और माशाल्लाह से हम नासिक में समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये निहायत ही बाइसे फख्र की बात है। डॉक्टर यासर, कुछ सवालात हैं, कुछ जो है एक्चुअली हमें कुछ मेंबर्स ने अक्सर पूछा है, तो मैं आपसे वो सवालात करूंगी, ठीक है। सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आपसे कि अ, आजकल ये जो है ना हमारा ये जो क्योंकि ना आपको जैसा कि जानते हैं कि हांगकांग में निहायत ही शॉर्टेज है ये मेडिकल स्टाफ की। तो अक्सर अब बल्कि खुद मेरा अपना भी ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि हॉस्पिटल्स में ट्रफाई आता है। अम, तो अक्सर देखने में आया कि हमारी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं तो उनको ज्यादा पता नहीं है ये मेडिकल केयर के बारे में। जरा भी कोई मसला होता है तो अमूमन यही देखा जाता है कि ना इमरजेंसी में ही जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या यही ऑप्शन है हमारे पास के ये जो है ना ये हमारे जो जाते हैं, और वैसे ये नहीं है कि वहाँ फ्री में है, वहाँ भी आपको ये ज़्यादा फीस देना पड़ती है। और अक्सर जो है ये होता है कि ना इंतजार अभी ये है कि 6 से 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और ऐसा है कि आप जब जाते हैं तो वो सही तरह से भी तो चेक भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इस कदर शॉर्टेज है। तो आप इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को इस बारे में, कोई मशवरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना हांगकांग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका दिया। इस तरह है कि इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इसलिए बना होता है कि वहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी में केस आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग केस होते हैं या ऐसी कोई पेनफुल सिचुएशन होती है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, तो उसमें उस सूरत हाल में आपको इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। हांगकांग में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के अलावा आप यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जीओपीसी, जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक्स, जो गवर्नमेंट के हैं वो भी। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको $180 पे करने पड़ते हैं, और वहाँ पे अगर जाते हैं तो आपको $50 पे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अगर आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, उस सूरत हाल में तो आप इमरजेंसी में चले जाएं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अदरवाइज ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप डिले कर सकते हैं, 2-3 दिन या हफ्ते बाद आपने चेक करवाना हो। उस सूरत हाल में जैसा कि किसी का वेट एकदम से वेट लूज हो रहा हो, या आपको फील हो रहा हो कि आपको डायबिटीज या कोई खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो उसका खदशा पेश आ रहा है, या कोई और सिम्टम्स इस तरह आ रहे हैं जिसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो उस सूरत हाल में आप कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट बुक करवा लें जीओपीसी की। वहाँ पे ये होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी तो 15-20 मिनट के वेटिंग टाइम से आपको डॉक्टर चेक कर लेगा। इमरजेंसी में एक और सूरत ये होती है ना, वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है। समटाइम्स ये होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंट केस आ जाता है, डॉक्टर उधर बिजी हो जाते हैं, आपका वेटिंग टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि रश की वजह से डॉक्टर उस तरह आपको टाइम टाइम भी नहीं दे सकते हैं। जबकि जीओपीसी में अगर जाते हैं, जो जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि डॉक्टर्स के पास एक स्केड्यूल्ड पेशेंट होते हैं, तो वो आपको आराम से टाइम भी दे सकते हैं और आप उनसे बातचीत कर भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप जाएं इमरजेंसी में जाएं तो वहाँ पे आपके लिए इंटरप्रिटेशन की भी सहूलत मौजूद नहीं होती है। जबकि आप अगर जीओपीसी में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने लिए इंटरप्रेटर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो मेरा तो ये है कि बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। मुझे तो अब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो मैं जीओपीसी
ही जाता हूँ और दूसरों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ की अपॉइंटमेंट ले लें, आराम से वहाँ पे क्योंकि वो रात 8 बजे तक आई थिंक खुले होते हैं, तो 8 बजे तक आप जाके आराम से चेकअप करवा सकते हैं। समटाइम्स होता है कि आप जॉब की वजह से दिन को नहीं जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 8 बजे वो खुल जाता है, तो सुबह भी आप चेक करवा सकते हैं। आई थिंक कि जीओपी से ज़्यादा बेहतर। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि ये अक्सर एक्चुअली पूछा गया जाता है, उससे पूछा जाता है अक्सर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको जो है दवाइयाँ ऐसी ही मिलती हैं जो है कैप्सूल की शक्ल में दी जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, खासतौर पे हमारे जो है मुस्लिम कम्युनिटी, तो आप बतौर फार्मासिस्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेडिसिन में जो है ना, ये इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। और जो जहाँ तक कैप्सूल की का होल होता है, जो उसका कवर होता है, अक्सर जेलाटिन से बनाया जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद भी ऐसे किया है कि जब मुझे दवाई दी गई, तो मैंने कहा कि मुझे कैप्सूल नहीं लेना, मुझे टैबलेट्स लेने हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि ना, इस मेडिसिन के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बस कैप्सूल लिया। तो फिर मजबूरन फिर मैंने ये किया कि एक्चुअली मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, और मैंने जो है ना कैप्सूल को खोल के क्योंकि मेरा ये था कि वो जो है ना कि मुझे ना सेफ लगा कि मैं सिर्फ कैप्सूल का खोल नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मेरे जहन में यही था कि ना कि वो उसका कवर हराम है। तो आपके इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये सेफ होता है हमारे लिए, ये जो है कैप्सूल खोल के ये जो है दवाई, क्या हम ले सकते हैं, या कि उसकी क्या वजह है कि कुछ जो दवाइयां हैं टैबलेट्स की सूरत में होती हैं और कुछ कैप्सूल की सूरत में? आप जरा प्लीज हमें बताइए इस बारे में। अ, जी, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जेलाटिन है, ज़रूरी नहीं कि सारी जेलाटिन जो है ना वो हराम सोर्स से ही हों, वो हलाल सोर्स से भी हो सकती है, प्लांट सोर्स से भी आ सकती है। ठीक है। जो कैप्सूल शेल है, लेकिन ये है कि एक लेमैन को नहीं पता एक्सक्यूज मी, एक लेमैन को तो नहीं पता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है। वो प्लांट सोर्स से लिए उसका जी। शेल जो है ना वो प्लांट सोर्स से ली गई जेलाटिन से बना है, या फिर एनिमल, वो एनिमल है जो हलाल है और हलाल तरीके से उससे एक्सट्रैक्ट की गई है जेलाटिन, या हराम जो एनिमल है उससे ली गई है। तो उस सूरत हाल में एक तो तरीका ये है कि आप जब डॉक्टर से बात करें तो उसको आप कहें कि मुझे मैं कैप्सूल नहीं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो वो आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि उसमें आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होता है, आपको कैप्सूल फॉर्म में ही लेना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको हलाल हराम से फिर निकल के ही आप ले सकते हैं। कोई इतना आई थिंक जितनी प्रोसेसिंग से ये गुजर के आते हैं, जेलेटिन बनती है जो मेडिसिनल यूज के लिए, तो उसमें मैंने है जितना मेरा नॉलेज है तो उसमें आप अ, ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है ना कि ये बनाते इस तरह की जो जो डोजेज फॉर्म में हम इसलिए बनाते हैं कि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बिटर होता है और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हमने उसको मास्क करना होता है। समटाइम्स ये होता है कि जो, हाँ जी, उसकी डोजेज फॉर्म हम उसको कैप्सूल फॉर्म में सॉरी टैबलेट फॉर्म में बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसको फिर कैप्सूल में ही रख के पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं। अगर आप, समटाइम्स होता है कि जो टैबलेट्स सॉरी कैप्सूल होते हैं वो आप मेडिसिनल यूज के लिए ले रहे होते हैं, आपको कोई बीमारी है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई बार तो ऐसे होता है कि जो आप कैप्सूल ले रहे हैं वो एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं, विटामिन की सूरत में ले रहे होते हैं, जी। तो विटामिन आपके पास बहुत सारे जी। अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अगर तो एज अ मेडिसिन लेनी है आपने जो, और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप ले सकते हैं। और ज़्यादा तो प्रेफरेंस यही देनी चाहिए कि आपको शेल के साथ ही ले लें, नो प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि अगर आपने एज अ सप्लीमेंट लेना है फिर डेफिनेटली आपको टैबलेट पे चले जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, डॉक्टर को कहेंगे मोस्टली जो मेडिसिन है उसका अल्टरनेटिव मौजूद होता है, आप उसके अल्टरनेटिव के तौर पे वो टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं या सिरप फॉर्म में या सस्पेंशन में आपको दे देते हैं। अगर वो सिचुएशन ना हो तो फिर वैसे जहाँ तक मेरा नॉलेज है हमारे मजहब में भी हलाल है कि आप जान बचाने के लिए तो ये चीजें ले सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। जी। तो ये जैसे जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया था,
वो जो कैप्सूल खोल के जी तो मैंने वो जो, हाँ वो वाकई कड़वी थी, पर अपने दिल की तसल्ली हाँ। के लिए मैंने यही किया था कि उसको खोल के लिए। मोस्टली ये होता है कि उसको मास्क करने के लिए जो उसका ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं ना। तो मोस्टली यही होता है कि उसका जो स्मेल को मास्क करने के लिए, उसके टेस्ट के मास्क को मास्क करने के लिए हम जो कैप्सूल है वो कैप्सूल डोजेज में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने स्टमक से या उसको हमने बाईपास करना हो तो हम टेबलेट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। आप उस तरीके से ले सकते हैं, ये नहीं कि नहीं ले सकते हैं। वो हर जी बंदा उस तरीके से आई थिंक मेडिसिन ले नहीं पाएगा। जी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा सवाल ये है कि अ, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर ने एक दवाई आप हमें प्रिस्क्राइब करती हैं, ठीक है, इनके ना, तो वो गोलियां हम लेते हैं, लेकिन क्योंकि दोबारा हम जान जब दवाई वो खत्म हो जाती है तो हम दोबारा डॉक्टर को नहीं देखने जाते। अक्सर हमारे लोग ऐसे ही करते हैं, कि वो फिर क्या करते हैं कि कवर लेके उसका दवाई का, तो मेडिकल स्टोर जाते हैं और कहते हैं कि हमें सही भाई है। ये दवाई दे दो। तो मेडिकल स्टोर वाले अक्सर के, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो एक्चुअली वो फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, जैसे आपको पता है, वो तो सिर्फ वो जो है ना वो शॉपकीपर ही होते हैं। तो उनका ये होता है कि वो यही कहते हैं कि ये दवाई हमारे पास नहीं है, ये आप दूसरी ले लें, ये इसी बीमारी के लिए। तो क्या वो जो दूसरी दवाई दे रहे हैं, कहते हैं कि ये इसी इसी बीमारी के लिए हमारी ये दूसरी दवाई है, तो क्या बंदे को वो दूसरी दवाई लेनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या राय है? अ, सबसे पहले तो ये है कि इस तरह जाके दवाई लेना ही गलत है। एक मेडिकल स्टोर, एक जनरल स्टोर में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप पैसे जाके मेडिसिन कौन सी सूरत में लेते हैं। एक तो ये होती है ना कि आप को पहले 6 महीने साल पहले आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब की है, लिख के दिया, आपने उसका कवर संभाल लिया है, या वो एक का टैबलेट आपने बचा के रख ली है ताकि मैं जाके दिखा के दोबारा वो मेडिसिन ले लूंगा ना। तो ऐसी सूरत में होता ये है कि हो सकता है वो जो दवाई आपको डॉक्टर ने उस वक्त दी है वो उसमें एंटीबायोटिक शामिल हो या कोई और ऐसी मेडिसिन शामिल हो जो कि उस वक्त की कंडीशंस और आपकी कंडीशंस में डिफरेंस हो, आप वो ना ले सकते हो। दूसरी सूरत ये होती है कि अ, आपको कोई दर्द हुआ है या कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आई है, तो आपने किसी दोस्त या अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, मुझे इस दवाई से आराम आ गया, आप जाके ये लो, आपको भी आराम आ जाएगा। इस सूरत में ये होता है कि आपकी जी और जी, उस ये बंदे की अक्सर कंडीशन है। में डिफरेंस हो सकता है। लेट्स से कि एक पेन किलर है, दर्द की दवाई है, ठीक है। तो दर्द की दवाई उस बंदे ने जब खाई थी, उस बंदे को जब डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, तो उसको साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना उसको मैदे का मसला है, ना उसको गुर्दे का मसला है, ना और कोई दिल की बीमारी है, हाइपरटेंशन, कोई चीज नहीं है। जबकि आप खुदा न खास्ता आपको अगर वो उनमें से कोई एक कंडीशन है, आप ये वाली दवाई खाते हैं, आपको मैदे में ऑलरेडी अल्सर है, दर्द है, आप ये वाली दर्द की दवाई खा लेते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट जो है ना वो मैदे पे तो कंफर्म होता ही होता है। ठीक है। तो उसके साथ अगर आपकी स्टमक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या मैदे की ज्यादा प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है, तो दवाई बजाय इसके कि आपको फायदा हो, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि आपको इस तरह जाके दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। एक और सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने दवाई आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, ठीक है, उसने लिखा है कि आपने इस दवाई को महीना खाना है या 2 महीने के लिए खाना है। आपके पास उस वक्त पैसे नहीं है, आपने 15 दिन का स्टॉक ले लिया है, अगले 15 दिन का आपने सोचा है कि जो है ना मैं उसकी जो मेडिसिन की जो डब्बी है वो दिखा के ले लूंगा, या मेडिसिन की जो गोलियां हैं या कैप्सूल है उनकी शक्ल दिखा के मैं ले लूंगा। तो उस सूरत हाल में अगर वो ये कहता है कि ये वाली दवाई नहीं, मैं आपको दूसरी दवाई देता हूँ वो सेम है, उसमें भी दो तीन कंडीशंस ऐसी होती हैं। जस्ट लाइक कि एक पैरासीटामोल है, एक सादा सी मिसाल है। पैरासीटामोल दवाई का नाम है और इसको मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं। अ, एक कालपोल है, पैनाडोल है, ये फेमस जो है ना मशहूर ब्रांड्स हैं। तो जब आप जाते हैं वो कहता है कि मेरे पास
ये वाली आपके पास कालपोल का जो है ना वो पेपर है या सॉरी उसका दवाई का डब्बी है, तो आप वो लेके जाते हैं। जो फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला है, वो कहता है कि मेरे पास कालपोल नहीं है, मेरे पास पैनाडोल है। तो डोजेज सेम है, सारी चीजें सेम है, दवाई सेम है, तो आप ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि ये पैनाडोल सॉरी पैरासीटामोल मेरे पास नहीं है, मेरे पास एस्प्रिन है, वो भी दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, आप ये ले लें। तो ये इसी बीमारी के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लेनी चाहिए। मेरी बेसिकली जो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही है कि आप दवाई इस तरह आप लें ही ना। आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएं, डॉक्टर का नुस्खा लेके जाएं, या फिर वहाँ पे जो फार्मासिस्ट, तकरीबन हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट जो पीछे हांगकांग के अंदर जो फार्मेसिस्ट हैं, उसके पीछे एक रूम बना होता है छोटा सा, वहाँ पे जो है ना नॉर्मली फार्मासिस्ट बैठा होता है। आप जब जाते हैं तो फ्रंट काउंटर पे जो उनके सेल्स पर्सन हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे फार्मासिस्ट से बात करनी है। आप हमेशा मेडिसिन अपने उस फार्मासिस्ट से जाके लें, तो उस सूरत हाल में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो हम्म, बंदा गाइड भी करेगा, और आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी कम होंगे, और आपको प्रॉपर मेडिसिन भी मिलेगी। सही सही। अम, एक इसी टॉपिक से एक मिलता, आई मीन रिलेटेड है एक सवाल के, हमारी जो कम्युनिटी अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि वो पाकिस्तान से दवाई मंगवाते हैं। और अभी सही। आप जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से सूरत हाल जो है ना फ्लाइट्स की है, तो बहुत सारा मसला, लोग आज आने जाने में मुश्किल है, बल्कि डाक भी जरा ज्यादा लिमिटेड है। तो और उनकी जो दवाई है यहाँ मिलती नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पाकिस्तान में जैसे कि उस एरिया में जो दवाइयों के नाम मुख्तलिफ हैं, यहाँ मुख्तलिफ हैं। तो अगर उनकी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर उन्हें हांगकांग से ये दवाई नहीं मिलती है तो उनको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? इसका क्या हल है? यहाँ पे भी एक समटाइम्स ये होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन होती है कि एक बंदा उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यहाँ के इलाज से वो मुतमिन नहीं होता है, वो जाता है बैक होम पाकिस्तान इंडिया कहीं पे भी जाता है अपने वापस मुल्क में, तो वहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाता है, वहाँ से वो ट्रीटमेंट लेता है। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि वो वहाँ पे उसको मेडिसन लिख के देता है, प्रेस्क्रिप्शन देता है, तो उसके मुताबिक वो मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू करता है। फिर जब वो वहाँ से ट्रेवल करते हैं, हांगकांग आ जाते हैं, तो वो सारी मेडिसिन के जो डब्बियाँ हैं सेम वही जो हमारा तरीका है कि वो डब्बियाँ लेके हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, उन्हें कहते हैं कि ये वाली दवाई हमें चाहिए। तो वो जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो नहीं है, डिफरेंट ब्रांड में है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आती है कि जो ब्रांड है यहाँ तकरीबन हांगकांग के अंदर हर हर दवाई अवेलेबल है, ऑलमोस्ट जितनी भी मेडिसिन है जो वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों की हैं। ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में जो कंपनी बना रही है दवाई, क्योंकि लोकल कंपनीज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, वो अगर दवाइयाँ बना रहे हैं और डॉक्टर्स वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस भी यही है, जहाँ से उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है उसी कंपनी की वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे नॉर्मली तो ये होता है कि वो जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक होता है उससे बाहर दूसरे मेडिकल स्टोर से भी नहीं मिलती है वो दवाई। यहाँ से हांगकांग से तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे आते हैं तो उसके अंदर जो मेडिसिन होती है उसमें जो साल्ट है, जो जेनेरिक मेडिसिन है, हमें वो देखनी होती है कि वो यहाँ पे आया अवेलेबल है कि नहीं है। ब्रांड तो आपको वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि वो दवाई जरूर मिल जाएगी। तो उसके लिए वैसे तो मेरा जो नंबर है वो आप शेयर कर सकती हैं। मैं तकरीबन काफ़ी सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं इस मसले के लिए। जब उन्हें इस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो वो पूछते हैं मेरे से कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं उनको अवेलेबल भी करवा देता हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अगर प्रेस्क्रिप्शन साथ दिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे लिए, कि उसमें मैं ये देख सकता हूँ कि वाकई वो डॉक्टर ने इसको इतने अरसे के लिए रिकमेंड की है, या ये थोड़े अरसे के लिए थी। अभी रिसेंटली एक इश्यू आया था मुझे, मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने बताया कि एक मेडिसिन चाहिए। अ, उन्होंने जब मुझे वो उनकी प्रेस्क्रिप्शन सॉरी जो मेडिसिन का नाम शेयर किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो एंटीबायोटिक है, आप
को किस ने ये रिकमेंड किया? उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने लिखी है। मैंने कहा डॉक्टर ने लिखी है तो फिर तो ऑफ कोर्स इसका कोई स्केड्यूल होगा, कोई टाइम टेबल होगा कि उसने इतने अरसे के लिए लिखी है तो उस अरसे तक उन्होंने खानी है। तो कहते नहीं, पाकिस्तान से लिखी तो डॉक्टर ने कहा था 6 महीने के लिए खानी है। तो मैं थोड़ा सा शॉक में गया कि 6 महीने के लिए एंटीबायोटिक कौन से डॉक्टर ने लिखी है। मैंने उनसे प्रेस्क्रिप्शन मंगवाई तो वो 10 दिन के लिए टोटल जो है ना एंटीबायोटिक थी, और एक और मेडिसिन थी वो 6 महीने के लिए खानी थी, और एंटीबायोटिक वो पिछले 3 महीनों से खा रहे थे, जबकि वो वाली मेडिसिन जो उनके लिए जरूरी थी वो नहीं खा रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन में दूसरी बात ये होती है कि जब वहां से वो मेडिसिन लेते हैं उसका ब्रांड डिफरेंट है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, वहां पे भी ले रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि वो डोज डबल हो सकती है कि एक ही दवाई दो मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है, वो आप दोनों खा रहे हैं। उससे बजाय इसके कि आपको फायदा हो, आपको नुकसान भी हो सकता है, बल्कि ज्यादा चांसेस यही है कि आपको नुकसान होगा फायदा होने के बजाय। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जब भी कोई मेडिसिन पाकिस्तान से लें या अपने जो बैक कंट्रीज है वहां से लें, तो यहाँ पे अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो डॉक्टर के साथ अपनी मेडिसिन मस्ट भी शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आई होप कि ये आपको अभी मतलब समझ एंटीबायोटिक आ गई होगी। आपने अगर जिक्र किया। हाँ जी 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 जी। जी, एंटीबायोटिक्स की डॉक्टर साहब आपने बात की थी तो अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर, जैसे आपने कहा ना कि वो डॉक्टर ने उसको लिख के दी थी 10 दिन की। तो यहाँ पर देखने में अक्सर के ना कोई भी दवाई होती है, डॉक्टर ने जैसे उसका लिखा होता है कि इतने दिन की दवाई है, आपने उसका जो ना मुकम्मल खत्म करना है, यानी कि ना मस्ट है आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अगर ना यानी कि ना 2-3 दिन बाद बेहतर महसूस करते हैं तो फिर वो दवाई वक्त पे नहीं लेते हैं, बल्कि या फिर छोड़ देते हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक्स का कर लें तो जैसे देखा गया कि कभी कोर्स होता है 5 दिन का, होता है कभी जो है 7 दिन का या फिर 10 दिन का। तो अगर फर्ज करें आप 5वें दिन बाद या कुछ दिन बाद बेहतर महसूस करते हैं तो और आप दवाई छोड़ देते हैं, जबकि डॉक्टर ने कहा होता है कि उसको पूरा कोर्स मुकम्मल करना है, तो प्लीज बताइए कि क्यों जरूरी होता है इसका कोर्स मुकम्मल करना? अगरचे आप बेहतर फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं कि ठीक महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर की हिदायत होती है कि कुछ भी हो जाए आपने ना उसको मुकम्मल करना है, तो उसकी क्या वजह है, क्यों मुकम्मल करना जरूरी होता है? जी, ये आपका सबसे आई थिंक सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आपने पूछे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी का इश्यू नहीं है, वो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज में ये इशू है। इवन अगर हम लोग यहाँ पे या पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सारी दुनिया में फैलती है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीज़ है। जानदार चीज़ को आप अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करेंगे तो वो अपने अंदर म्यूटेशन पैदा करेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 आपने देखा कि इसकी जो डिफरेंट म्यूटेंट फॉर्म्स आ रही हैं। अभी ओमाइक्रॉन जो है ना नई फॉर्म आई है, वो क्यों आती है कि जब आप उसको पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम वैक्सीनेशन उसकी कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन से तो वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि वायरस एक जानदार चीज़ है, वो अपने अंदर चेंजिंग्स, ऐसी चेंजिंग्स लाता है कि वो जो आपने उसको पहले उसके खिलाफ जो चीज़ इस्तेमाल की है उससे वो ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उसको जो एंटीबायोटिक हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा कोर्स नहीं करते हैं, हम दरमियान में उसको छोड़ देते हैं, आपको आराम आ गया, लेकिन उससे ये होता है कि समटाइम्स एक लेवल होता है। एक मिसाल के तौर पे 500 जब बैक्टीरिया का लेवल पहुंचेगा तो वहां पे आपको बीमारी महसूस होना शुरू होगी। ठीक है, तो आपका बीमारी का लेवल जब 500 से ऊपर बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके जिस्म में तो आपको बीमारी महसूस होना शुरू होगी। लेकिन जब आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है वो 500 से कम हो गए, आपको महसूस नहीं हो रहा कि बीमारी है आपके अंदर, लेकिन बैक्टीरिया आपके अंदर मौजूद है अभी भी।
तो क्योंकि आपने एंटीबायोटिक उसके खिलाफ इस्तेमाल की है, उसके जो बाकी बैक्टीरियाज हैं, उसके जो साथी थे वो तो मर गए। उसने देखा कि वो किस तरीके से मरे हैं, तो वो अपने अंदर उस तरह की चेंजिंग्स लाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाए तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाएगा, उससे उससे मार नहीं खाएगा, बल्कि वो एंटीबायोटिक को खत्म करेगा। तो उसको खत्म करने, ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें इंटरेस्टिंग। उससे मजीद ताकतवर, मजीद पावरफुल जो है ना एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो ऐसी सूरत हाल में इसीलिए कहा जाता है कि हम एंटीबायोटिक का जो कोर्स, सेट कोर्स है, लेट्स से कि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है 7 दिन के लिए आपने खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, तो आपको 3 टाइम पूरी मेडिसिन लेनी होती है। अगर आप लगता है कि आपको कोई उससे साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, समटाइम्स ये होता है कि अगर एक बंदे ने मेरे पास है बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मैंने एंटीबायोटिक शुरू की है तो मुझे डायरिया शुरू हो गया या इस तरह के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो वो जब सिचुएशन होती है तो आप उससे उस सूरत हाल में डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक चेंज भी कर सकता है। या फिर वो समटाइम्स ये होता है कि आपको 1 या 2 दिन के लिए साइड इफेक्ट्स आते हैं और जब आपकी बॉडी यूज्ड टू होती है तो वो साइड इफेक्ट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं, डॉक्टर को भी नहीं बताते हैं, और आप उस बैक्टीरिया को मौका देते हैं कि वो मजीद ताकतवर होके आए और आपकी बॉडी में, बल्कि आपसे दूसरे जो लोग हैं उनको जब लगेगा वो वाला बैक्टीरिया उनमें पासन होगा तो उनमें भी बीमारी पैदा करेगा और उनको भी स्ट्रांग एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो एक जो स्टडी में पिछले कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि अगर पाकिस्तान में 2030 तक कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आती है तो ऑपरेशन करना ही मुमकिन नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये तो तो काफी इसलिए सीरियस है। जी। हाँ, हाँ जी, ये वेरी बहुत सीरियस। सीरियस इशू है। और इवन यहाँ पे हांगकांग के अंदर ये तकरीबन इन्होंने 3 साल का प्लान किया हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर अवेयरनेस का। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने वो कंटिन्यूसली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और दूसरी सूरत हाल ये होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको 10 दिन के लिए लिखी है एंटीबायोटिक और आप कंटिन्यूसली 2-3 महीने से खा रहे हैं, तो ये सूरत हाल भी आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं। वो कंटिन्यूसली हमारे जिस्म का हिस्सा है। वो हमारे स्किन के ऊपर भी होते हैं, हमारे मैदे में, हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें मौजूद होते हैं। वो हमें हेल्पफुल होते हैं हमारे हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए, और बाकी जो काफ़ी सारे हमारे जिस्म के अफ़ाल होते हैं उनमें मददगार साबित होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक ये नहीं देखती है कि उसने अच्छे वाले बैक्टीरिया को खत्म करना है या बुरे वाले बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो वो तो कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैंने 10 दिन बाद इसको रोकना है। वो क्योंकि जो इसकी लिमिट सेट की गई होती है इसलिए की गई होती है कि उनके आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उसको वो किल ना करे। अगर वो उसको किल कर रही है एंटीबायोटिक और आप कंटिन्यूसली खा रहे हैं, आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो भी खत्म हो गए, आपके जो अच्छे बैक्टीरिया वो भी खत्म हो गए। उससे ये होगा कि आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे और बाकी जिसमें स्किन के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल में वैसे मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर आप जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स करें जी जी। तो उसके बाद आप कोशिश करें कि प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें कम से कम 1 महीना। प्रोबायोटिक्स बेसिकली ये भी बैक्टीरिया होते हैं। और इसको हांगकांग में ना एक ड्रिंक आता है याकुल्ट, शायद आपने देखा हो, ये रेड कलर की छोटी छोटी बॉटल्स हैं। ये हाँ जी, यानी जी कि जी। चाइनीज वर्जन की लस्सी। हाँ जी जी। चाइनीज वर्जन हाँ लस्सी, चाइनीज, उसमें हाँ ना जी हाँ जी। लाइव, वो बोलते हैं ना बेसिकली चाइनीज उसमें लाइव फेवरेट कुछ बैक्टीरिया। तो। हाँ जी 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 जी। वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली जो हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो हम लाइव बैक्टीरिया अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो दही जो है ना, वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। आप कोशिश करें कि जब भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स करें तो उसके बाद आप दही इस्तेमाल करें तकरीबन 1 महीना तक। उससे ये होगा कि आपकी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एटलीस्ट किसी हद तक वापस बहाल हो जाएगा। वो आपको जो आपकी नॉर्मल डेली रूटीन है आपकी स्टमक की, आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की,
उसको उसके लिए जो है ना काफ़ी बेहतर साबित होगा। उसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करनी होती हैं। PRN जब भी आप प्रेस्क्रिप्शन लेंगे ना, तो या उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है मेडिसिन के ऊपर, वहाँ पे लिखा होता है PRN। उसका मतलब ये होता है कि एज नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप रोक सकते हैं। जिन पे जिन मेडिसिन पे PRN नहीं लिखा होता ना, तो उसका मतलब यह है कि आपने उसको कंटिन्यूसली खाना है, फॉलो करना है, जिस तरह की रिकमेंडेशन उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको आपने फॉलो करना है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसा कि एंटी डिप्रेसेंट हो गई या दूसरी, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना असर शो करने में। उनके लिए 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं, 2-3 वीक्स का टाइम लगता है वो अपना इफेक्ट शो करने तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर हम देखते हैं 3-4 दिन 5 दिन उनके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, लेकिन उनका जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो नहीं आए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको आइडिया नहीं होता। इसमें आपको डॉक्टर के साथ या फार्मासिस्ट के साथ डिटेल डिस्कशन कर लेनी चाहिए कि मैंने ये मेडिसिन शुरू की है, इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दे देगा कि आपने ये मेडिसिन ली है, इसके साइड इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं और फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। आपको बजाय इसके कि आप उसको रोक दें, आप उससे डिस्कस कर लें। इसी तरह हाइपरटेंशन की कुछ मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स में एक मेडिसिन ऐसी है, उसके साइड इफ़ेक्ट है उससे आपको खांसी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वक्त लगता है, हफ्ता 10 दिन महीना, वो आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट होती है और आपको खांसी वाला इफेक्ट आना ख़त्म हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि कंटिन्यूसली आ रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर को बताएं, तो वो उसकी मेडिसिन वो सेम ग्रुप में नहीं देगा, वो दूसरे ग्रुप की मेडिसिन दे देगा। वो भी आपके लिए ब्लड प्रेशर आपका कम करेगी। लेकिन सब होता यह है कि आपकी जिस्म के लिहाज से जो सबसे बेहतर मेडिसिन है वही आपको प्रेस्क्राइब की जाती है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप मेडिसिन लें तो आप एक तो ये है कि डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपने वो देखनी होती हैं। दूसरा, अगर आप प्राइवेट फार्मेसी पे जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे उनसे आप ये कह सकते हैं, बल्कि आपका कहना हक बनता है कि मुझे फार्मासिस्ट से बात करनी है। वो नॉर्मली पीछे रूम में बैठा होता है और इवनिंग में तो नहीं होता, लेकिन यह है कि डे टाइम में वो बैठा होता है। आप सही। उससे बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, न सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक और बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासर। इनफैक्ट बाद में हमारी आपको आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप क्योंकि आप हमारे पेज के मेंबर हैं। आपने हमारा जो है पिछले कुछ एपिसोड से हेल्थ टॉक के शायद आपने देखे हों, वो डॉक्टर बस ने किए थे। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप भी हमारा इस सिलसिले में जो है ना हेल्थ टॉक में आप हमारा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपके नॉलेज से हमारे जो हांगकांग में जो कम्युनिटी है उसको बहुत फायदा होगा। और क्योंकि आप उनको हम सबको आज का जो प्रोग्राम था आप हमारे साथ थे, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो है ना हमारे इस पेज के जो मेंबर्स हैं बहुत काफी सारे लाइव लोग थे और बहुत लोग ये है मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि आपको जो है ना वो बहुत खुश हो रहे हैं, आपको बहुत पॉजिटिव मुझे फीडबैक मिल रही है फोन पे। तो वो चाहेंगे कि आप जो है ना दोबारा से ना कोई इस तरह का हेल्थ टॉक करें, इसमें आप चाहे छोटे से एपिसोड हों और आप उसमें जो है लोगों को ना इस बारे में जी सिखाएं मुख्तलिफ टॉपिक को लेके, तो बिल्कुल हमें बहुत खुशी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे खुद खुशी होगी कि मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करूँ और जितना मेरे पास है मैं आगे शेयर कर सकूँ। इस सिलसिले में मैं एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, टेली फार्मेसी। तो उसमें ये होगा कि अभी भी है मेरा फ़ोन नंबर आप शेयर कर सकती हैं। अगर किसी को कोई मसला हो मेडिसिन के रिलेटेड या आपके ग्रुप में भी वो कर सकते हैं, तो आप मुझे उसको मैसेज कन्वे कर दिया करें, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। टेली फार्मेसी में ये होगा कि हांगकांग के अंदर जहाँ पे भी कोई है तो हम उसको कोई भी मसला आता है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, तो मैं उनको प्रॉपरली जो उनकी मेडिकेशन है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में यहाँ पे फार्मेसीज में
एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, और दूसरा ये है कि उनके ऊपर पेशेंट बर्डन इतना जी ज्यादा है कि आप, बिल्कुल। हाँ जी, कि वहां से आप मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपरली वो इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले मेडिकल इंटरप्रिटेशन में भी रहा हूँ, वहाँ पे मैंने खुद देखे हैं इस तरह के इश्यूज। तो इसमें ये होगा कि जो भी मेडिसिन ले वो अपनी मेडिसिन की पिक्चर शेयर करें, तो मैं उस पर प्रॉपरली उनको कंसल्टेशन दूंगा। और इस तरह अगर किसी को माइनर एलिमेंट्स हैं जैसे नज़ला जुकाम बुखार वगैरह, तो उसमें वो फ़ोन करके अपनी सिम्टम्स और अपनी अलामात बताएंगे, तो मैं उनको मेडिसिन भी रिकमेंड कर दूंगा कि आप ये वाली अपने नियर बाई जो फार्मेसी है वहाँ से आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं ऐसा करूंगी, आपका जो नंबर है ना जिसपे आपने वो जो वो फार्मेसी वाला जो नंबर है, मैं उनके साथ अपने जी जी पेज पे आपकी इजाजत से मैं शेयर कर दूंगी कि जो भी फिर जी, उसके बाद श्योर। जो बंदा है वो आपको व्हाट्सएप कर सकता है अपनी, अगर और इस अगर कोई आपसे मदद चाहे तो प्लीज आप उनकी मदद जरूर कीजिएगा। और हाँ जैसा जी, कि श्योर। आपने वो कहा कि आप व्हाट्सएप तो बहुत मैसेज खुशी के होगी जरिए फिर करें तो मदद ज़्यादा करते बेहतर हुए। रहेगा। हाँ जी। जी सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेंबर्स जो आज हमारे साथ हैं, जिन जो हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में मौजूद है, हमारा प्रोग्राम सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के प्रोग्राम से बहुत ही सारा जो ना इंफॉर्मेशन ऐसी मिली होंगी जिससे ना आपको फायदा होगा। और प्लीज दूसरों को भी रिफर कीजिएगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने जो है इतनी बहुत सारी जो है ना जरूरी बातें समझाई हैं, जैसे कि दवाई कैसे लेनी है और जैसे एंटीबायोटिक्स और इस तरह की दूसरी जो है ना, प्लीज दूसरों के साथ ये प्रोग्राम शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे वाकई जो है ना बल्कि मैं तो इस हद तक कहूंगी कि लोगों को ना जान भी बचेगी। जैसे कि बाकी लोग डबल डोज जैसे इस्तेमाल करते हैं, दो दो यानी कि पाकिस्तानी दवाइयां भी और हांगकांग की, और बाकी इससे जान को खतरा होता है, इनके इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होगा। और फिर जैसे एंटीबायोटिक्स का समझाया गया है कि आपको अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करना चाहिए, दवाई अपनी आदि नहीं छोड़े। और ओवर द काउंटर के जो है इनके सिर्फ मेडिकल स्टोर जाके जैसे होती है ना, तो ओवर द काउंटर दवाई मत लीजिए। आपको हमेशा से चाहिए कि यानी कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी जो है ना दवाई को इस्तेमाल करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि अपनी दवाई वक्त पे इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। और अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज बराए मेहरबानी किसी से पढ़वा लिया करें, यानी कि जो आपको हिदायत लिखी होती है ना दवाई पर कि कैसे दवाई लेनी है, तो जरूर उसको किसी से पढ़वा लिया करें, ठीक है। यानी कि मैं समझ सकती हूँ कि सिर्फ या चाइनीज में होता है या इंग्लिश में होता है, तो अगर आपको किसी से नहीं, अगर सब उसको पढ़ना नहीं आता तो किसी ऐसे बंदे से पढ़वाएं कि ना वो आपको समझाए कि भाई दिन में कितनी दफा लेना है या कैसे लेना है, खाली पेट लेना है या नहीं लेना, इस तरह करके ये सारी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये इसमें सेहत का मामला है, और अगर आप दवाई गलत तरीके से नहीं लेते तो जानी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।